हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय सागर सर। हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोग देख लिए थे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि लैटिस और यूनिट सेल क्या है, क्योंकि सॉलिड का ये फंडामेंटल चीज है। इस चीज को जब हम समझ लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम आगे समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, लैटिस एंड यूनिट सेल, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ये चैप्टर शुरुआत में आपको तमाम बच्चों को थोड़ा सा नीरस लगता है, उबाऊ चैप्टर लगता है, बट आप इससे घबराइएगा नहीं, नीरस नहीं लगेगा। मेरे साथ पढ़िए, आप आराम से, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो देखिए कि लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। लैटिस का मतलब होता है कि 3D अरेंजमेंट, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ constituent particles is known as lattice। मतलब क्या, लिख लीजिए डेफिनेशन, लैटिस की डेफिनेशन लिख लीजिए। 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles is called lattice। मतलब क्या होगा, 3D रेगुलर अरेंजमेंट, यानी जो किसी सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इस प्रकार से अरेंज हो कि 3 डायमेंशनल एक शेप बने, 3 डायमेंशनल शेप बने। वह आपका क्या कहलाता है, लैटिस कहलाता है। लैटिस, जैसे ये सॉलिड है, इस सॉलिड को देखिए, इस सॉलिड में इसके जिससे भी मिलके बना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो मिल करके, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके, अब इसको देखिए, ये तीनों डायमेंशन में है, 3D है, ठीक। तो ये 3D जो रेगुलर अरेंजमेंट हुआ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो लैटिस कहलाता है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से ग्राफिकली आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझ जाइए, डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो जाहिर सी बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इस तरह से इनका एक वेल डिसिप्लिन्ड रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक। इस तरह से यह अरेंज्ड होंगे। ये अरेंज्ड हैं इस तरह से। इनका अरेंजमेंट होगा, ये इस तरह से जिस भी सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं ये अरेंज होंगे। अब आप किसे कहेंगे लैटिस, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लैटिस आप किसे कहोगे। तो सपोज कर लीजिए कि यह एक बड़ा हो गया थोड़ा सा,
इस तरह से आपको एक सेल बनी इस तरह से। अब दूसरा इसी तरह से आप इसको मिला लीजिए। तो ये दूसरा बना आपका। इस तरह से आप रखते चले जाइए तो आप देखिएगा कि एक रेगुलर तो इस तरह से आपने देख लिया कि 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट इनका हो रहा है। अब 3 डायमेंशनल जिस तरह से आप ये देखिए, सबसे आसान तरीका है इसको देखने का। आपके घर में जो पड़ा हुआ ये क्यूब है, इसमें देखिए कि इसका अगर ये छोटे छोटे यूनिट्स ये रेगुलर, अब इस यूनिट को उठा के देखिए तो ये 3 डायमेंशनल है। तो इस तरह से कई यूनिट आपस में मिलते चले गए और एक 3D स्ट्रक्चर बनाए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाए। और ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना, ये टोटल आपका क्या कहलाएगा? टोटल आपका लैटिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लैटिस। ठीक, तो इस तरह से एक सॉलिड हुआ। अब इस सॉलिड का, यानी ये सॉलिड का पार्टिकल्स, ये सॉलिड अगर है तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के ये क्या बनाया? एक बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और इसी को हम क्या कहेंगे? जैसे ये देखिए, आप इसको देखें कि ब्रिक्स, जैसे ब्रिक्स लगे होते हैं ना, ठीक, उनको आप इस तरह से सजाते चले जाइए और एक रेगुलर अरेंजमेंट इस तरह से आता चला जाएगा। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर चूंकि 3 डायमेंशनल है तो ये आपका लैटिस कहलाता है। डिफिनेशन भी बहुत सीधी, इसीलिए मैं लिखा हूं 3 डायमेंशनल 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज लैटिस। तो वह आपका लैटिस कहलाएगा। अब इसमें से यूनिट सेल आपका क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। अब इसमें आप क्यूबिक में देखिए, इसकी यह एक जो 3 डायमेंशनल यूनिट है, आपको पता है कि तमाम यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। देखिए इसको अलग कर दिया, इसकी एक यूनिट आपको पता चल गई। ठीक है, तो इसकी एक यूनिट जो है ये आपकी एक यूनिट कहलाएगी। यानी जो तमाम यूनिट आपस में, यानी कि अगर आपको यूनिट पूछना है तो क्या है, तो आप कहिएगा, सीधे कहिएगा कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड लैटिस। 3 डायमेंशनल का वह स्ट्रक्चर जो लैटिस को फॉर्म करता है वह क्या कहलाती है? उसकी यूनिट कहलाती है। यूनिट तो आपका, यानी आपका ये जो क्यूब हुआ, इसका एक यूनिट हुआ, ये हुआ। और ये टोटल आपका क्या हो गया? ये टोटल आपका लैटिस हो गया। ये आपका टोटल क्या कहलाएगा? लैटिस कहलाएगा। और इसकी एक यूनिट, यह इसका एक 3 डायमेंशनल पार्ट जो हुआ वह क्या कहलाएगा? इसकी यूनिट। यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। इसकी 3 यूनिट इधर, 3 यूनिट इधर और 3 यूनिट इधर। यानी तीनों डायमेंशन में ये सेम यूनिट जब होंगी तभी यह क्यूब जैसा बना। तो कोई जरूरी नहीं कि हर सॉलिड जो है वो क्यूब ही हो, लेकिन इसके एक एक यूनिट जो होंगे वो अगर वो क्यूबिक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूबिक यूनिट क्या होती है। ठीक, तो ये क्यूब अगर क्यूबिक यूनिट है तो ये क्यूबिक यूनिट ये क्यूब के स्ट्रक्चर के होंगे। तो यह आपका कहलाया यूनिट और यह टोटल स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाया? लैटिस। मैं जो है उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये यूनिट हुआ आपका और ये टोटल क्या हुआ? लैटिस हुआ। तो इसी तरह से इसको आपको बताने का प्रयास किए हैं कि यह सपोज कर लीजिए कि एक क्यूब है, एक क्यूब और दूसरा क्यूब ही हो, तो ये एक क्यूब ये और दूसरा क्यूब ये, दोनों क्यूब को हमने क्या किया? इस तरह से आपस में सटा दिया, आपस में इनको जोड़ दिया। तो इस तरह से जुड़ते हुए जो चले गए तो ये आपका क्या कहलाएगा? लैटिस कहलाएगा। और इसकी ये एक क्यूब ये क्या कहलाया? इसकी यूनिट कहलाई। क्या कहलाई? यूनिट नहीं बल्कि यूनिट सेल कहिए। तो यूनिट सेल क्या होता है? 3 डायमेंशनल यूनिट सेल which can form lattice,
formed lattice is known as unit cell. यूनिट सेल यानी यूनिट सेल आप किसे कहेंगे? थ्री डायमेंशनल आप सीधे कहेंगे। तो आप सीधे कह सकते हैं कि अगर यूनिट सेल को आपको डिफाइन करना हो, यूनिट सेल तो इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो क्या? 3D यूनिट which can form lattice by repetition is called as यूनिट सेल। यानी 3D यूनिट अगर बार बार रिपीट होती है तो बार बार रिपीट होने पर वो जो लैटिस बना सके वो उसकी क्या कहलाती है? यूनिट सेल। मेरे ख्याल से लैटिस और यूनिट सेल दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक, तो लैटिस और यूनिट सेल अगर आप समझ गए तो अब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया? चलिए, तो लैटिस हमने देख लिया, यूनिट सेल देख लिया हमने। तो यूनिट सेल, अब यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, अब कितने टाइप के होते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल किस किस तरह से हो सकते हैं जो लैटिस का फॉर्म कर सकते हैं? तो यूनिट सेल हमारे कितने होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, इसको देखते हैं। पहला जो हुआ इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल इसे कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या चीज है उसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यूब, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो जाहिर सी बात है हम क्यूब बनाएंगे। अब क्यूब बनाने के लिए हमने क्यूब ले लिया, क्यूब मेरे साथ साथ बनाइए, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यूब हो गया, क्यूब इस तरह से ही तो क्यूब को हमने रख करके लैटिस बनाया था। तो आपका यह एक क्यूब हुआ और यह एक क्यूबिक यूनिट हुआ। अब इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट कहेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल जो हुआ यह आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हुआ। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स जो होंगे, अब ये कहाँ होंगे? हर कार्नर पे। और आपको पता है कि ये क्यूब में कितने कार्नर होते हैं? सोचो, कितने कार्नर होंगे? 6, 8, कितने होंगे? क्यूब कहाँ गया? देखो भाई, परेशान क्यों हो? देखो एक क्यूब है, इसको एक लैटिस नहीं, इसको क्यूब मान लो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्नर हुए? 8 कार्नर। तो ये 8 कार्नर हो गए इससे, देख लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कार्नर हो गए। अब एटम जो होते हैं वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में या प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम जो होते हैं ये कार्नर पे होते हैं, एटम। अब चूंकि आपको पता है कि ये एटम है, मान लीजिए एटम है, तो एटम का ये सेंटर पॉइंट होगा। तो हम पूरा एटम नहीं दिखा करके यहाँ पे अगर आपको सेंटर पॉइंट ही दिखाएं तो सेंटर पॉइंट हर कार्नर पे होंगे। यानी कि एक एटम यहाँ होगा, एक एटम अगर यहाँ होगा तो दूसरा एटम इस तरह से यहाँ होगा और इसका सेंटर पॉइंट यहीं होगा। इसका एक का सेंटर पॉइंट यहाँ, दूसरे का सेंटर पॉइंट यहाँ। उसी तरह से इसका होगा, यहाँ होगा, यहाँ इस तरह। यानी कि हर कार्नर पे हमको अब ज्यादा नहीं दिखाने की जरूरत है, एक से आप समझ सकते हो इसको आसानी से। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये एटम्स हुए और ये एटम क्या होंगे?
ये कॉर्नर पे एडजस्ट है, कॉर्नर पे ये फिक्स है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक है। तो चूंकि हर कॉर्नर पे एटम है, हर कॉर्नर पे एटम है, तो इसके जितने कॉर्नर हैं 8 कॉर्नर हैं, तो 8 कॉर्नर पे एटम जो हैं ये एटम ये कॉर्नर वाले पोजीशन पे फिक्स होंगे। अब सवाल ये उठता है कि एक एटम अगर ये क्यूब है तो क्यूब का एक कार्य, ये सपोज कर लीजिए क्यूब है, हालांकि क्यूबिक नहीं है, ठीक, तो क्यूब है तो इसका एक कॉर्नर हुआ, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, तो इस तरह से हर कॉर्नर पे एटम फिक्स होंगे। सपोज कर लीजिए कि आपका यह एटम है, अब ये एटम इस तरह से इस पे ये क्या किया, इस पे फिक्स हुआ, ठीक। तो जब ये इस तरह से इस पे फिक्स हुआ तो आप खुद का दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ आप इसको, कि ये जब इस तरह से इस पे फिक्स हुआ, इसको मैं फिक्स कर लेता हूं, चलिए, ठीक। तो आप खुद का दिमाग लगाओ कि क्या कॉर्नर पे जो एटम गया है वह एटम पूरी तरह से क्यूब पर कि कॉर्नर पर एटम पूरी तरह से ऑक्युपाई हो गया है? नहीं, कितना प्लेस ये एडजस्ट किया है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी मैं पहले आपको बोर्ड पे फिगर से समझाता हूं, फिर इसको आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हो कि इस पे एटम का कितना पोर्शन ऑक्युपाई किया हुआ है। एक एटम ही बना लेते हैं, ज्यादा बनाएंगे तो लेंदी होगा, आपको समझने में परेशानी होगी। एक एटम यहां हम बना लेते हैं, एक एटम। तो एक एटम आप देखिए कि एक एटम होगा तो एटम का कितना पोर्शन इस क्यूब में, क्योंकि हर कॉर्नर पे एटम है, लेकिन हर एटम का कितना पोर्शन इस क्यूब पे ऑक्युपाई किया है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। एक बार समझ जाइएगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एटम सेम उसी तरह से मैं आपको दिखाया जैसे कि एटम है, अब एटम का कितना पोर्शन, अब चूंकि एटम का हम सेंटर पॉइंट ही तो रखे हैं यहाँ, सेंटर पॉइंट, अब सेंटर पॉइंट रखे हैं तो देखिए, अब आप खुद का दिमाग लगाओ कि ये एटम है, इसका हाफ पोर्शन तो ऊपर चला गया, ये तो बाहर है। एटम के कॉर्नर से या क्यूब के कॉर्नर से इसको कुछ लेना देना नहीं है, क्यूब के कॉर्नर से, यानी कि आपका ये एटम हुआ, ये अगर एक एटम है तो इस एटम का ये आधा पोर्शन तो ऊपर चला गया, अगर ऊपर चला गया तो बचा है आपका ये वाला पोर्शन, ये हाफ वाला एटम। तो क्या इतना पोर्शन ऑक्युपाई किया? नहीं, इतना नहीं किया है, कितना किया है, तब कितना किया है। अब अगर इसको हाफ मान लो, ये हाफ एटम मान लो, तो इस एटम को देखो तो इसका हाफ तो ऊपर चला गया, इसको छोड़ दो आप, अब बचा हाफ में आपको देखने से लग रहा है कि हाफ का हाफ, अरे बाबा ये तो 2D में है ना, 3D में अगर आप देखोगे इसको तो ये अगर यहाँ पे एटम का सेंटर पॉइंट है तो ये वाला पोर्शन उतना ही उधर होगा। तो अब आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, फिर इससे एक बार समझ जाइएगा, आसानी से हो सकता आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब खुद का दिमाग आप लगाओ कि यह एटम है, अब इस एटम का कितना पोर्शन ऑक्युपाई किया इस पे देखो आप, देखिए, यानी आधा तो ऊपर चला गया जस्ट, अब आधे में से आधे का आधा, यानी हाफ का हाफ, यानी टोटल आधे का कितना पोर्शन ऑक्युपाई किया ये है। अरे वैसे आप समझो ना, ये आधा एटम है, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, ये आधा एटम हुआ, ठीक है। अब आधे एटम को यहाँ से 4 भाग में आप करो, इसको 4 भाग में, ठीक, इसको 4 भाग में, तो इस आधे का आधा यानी 1 2 3 4, एक भाग ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो केवल इतना ही पोर्शन तो ऑक्युपाई हो रहा है, ठीक है, यानी हाफ का 1/4 ऑक्युपाई कर रहा है। तो जब हाफ का 1/4 कर रहा है तो पूरे एटम का कितना हुआ? 1/8 हुआ, हाफ का 1/4 हुआ, हाफ एटम का कितना पोर्शन एटम जो है इस पे क्यूब में ऑक्युपाई हुआ? 1/4, तो पूरे एटम का कितना हुआ? 1/8। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं, आपके समझ में आ गया होगा शायद, ठीक।
शायद नहीं हो सकता, आप अगर कंफ्यूजन हो तो फिर उसको आपको मैं फिर बता देता हूँ, फिर आप आसानी से समझ सकते हो उसको। आप देखिए, इसको जानने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब इस एटम का हाफ पोर्शन तो ऊपर गया, अब हाफ पोर्शन ऊपर गया, हाफ का ये बचा नीचे, अब हाफ में से इधर हुआ, अब इधर वाला पोर्शन भी, यानी इसका 1/4 पोर्शन, 1/4 पोर्शन केवल इसका ऑक्युपाई किया। तो जब आधे एटम का 1/4 कर रहा है तो पूरे एटम का 1/8। यानी अगर आपसे कहा जाए कि एटम जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कितना पोर्शन, एक एटम का कितना पोर्शन ऑक्युपाई कर रहा है, तो आप कहिएगा कि एक एटम का कितना पोर्शन, 1/8 एक एटम का। चूंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हर कार्नर पे एटम है, तो कितने एटम हुए, 8 एटम हुए, यानी 8 इंटू 1/8 कितना हुआ ये 1। यानी कि हर कार्नर पे जो एटम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एटम केवल कार्नर पे होगा और एक एटम का 1/8 पोर्शन ही ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक, तो कुल 8 कार्नर हुए, तो इसका मतलब कि टोटल मिला के एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एटम होता है, केवल एक ही एटम ऑक्युपाई करता है। दूसरी यूनिट सेल को भी यही देखने का प्रयास कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या हुआ, दूसरे को आप क्या कहते हो, दूसरे को आप कहते हो फेस सेंटर्ड। एक्चुअल में यूनिट सेल जो होती हैं वो दो ही टाइप की होती हैं। अच्छा चलिए आपको बता देते हैं बाद में। दूसरे को कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये किस टाइप की होती है, चलिए आपको इसको भी बताने का प्रयास करते हैं, तुरंत समझ जाइएगा। फेस सेंटर्ड में क्या हुआ, आपने बनाया क्या, क्यूब लीजिए, ये क्यूब बना, क्यूब बन गया। अब क्यूब में क्योंकि एटम तो कार्नर पे रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इसके एटम जो होंगे वो फेस पर भी होंगे, यानी कार्नर पे तो एटम है ही फेस पे। अब एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, एक क्यूब के देखिए 1 2, 1 इसके पीछे वाला 2, 3 इसके नीचे वाला 4, और ये साइड वाला राइट साइड वाला 5, और इस लेफ्ट साइड वाला 6। यानी एक क्यूब के कितने फेस हुए, 6 फेस हुए, 6 फेस। यानी एक फेस यहाँ, दूसरा एक फेस यहाँ, और एक इसके नीचे वाला, दूसरा यहाँ, तीसरा इसके पीछे वाला। ठीक, तो ये 3 हो गए। ठीक है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुए, एक साइड वाला, दूसरा इस साइड वाला। चलिए 6 फेस हो गए, 6 फेस। तो ये 6 फेस हो गए, यानी क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ठीक है, हो गया। अब अगर इसको देखना चाहें कि एटम इसके कितने पोर्शन ऑक्युपाई कर रहा है, यानी एटम का कितना टोटल कितना एटम इसमें एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एटम जो है ये एडजस्ट हो रहा है, तो आपको पता है कि कार्नर पे कितने एटम होते हैं, कार्नर पे, यानी इसके कार्नर पे जो एटम होंगे वो कितने होंगे, 8 कार्नर हैं। कितने, एक कार्नर का कितना पोर्शन लिया, 1/8, यानी यहां कितना हुआ 1। अब चूंकि इसके कार्नर पर ही एटम नहीं है बल्कि इसके फेस पे है,
अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसके फेस पे एटम है, तो ये फेस है। सपोज कर लीजिए कि इसका ये क्यूब है, अब क्यूब का एक फेस हुआ, ये अब एक फेस हुआ, अब एक फेस पे एटम इसी तरह से होगा, क्योंकि एक फेस ये है तो एक फेस पे ये वाला हुआ। अब इसमें आप देखिए एटम इसमें कितना गया फेस पे, अब ये फेस है इस तरह से है एटम, ठीक है, तो इसमें कितना गया, आधा एटम, हाफ एटम, 1/2 एटम क्या हुआ, एटम में है, क्यूब में है, और 1/2 तो ऊपर है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि इस क्यूब में इस फेस पे जो एटम हुआ, अगर ये फेस है, इसको आप फेस मान लीजिए, तो एटम का ये पोर्शन, अगर ये एटम है तो हाफ पोर्शन ऊपर गया, हाफ पोर्शन नीचे। यानी कि आप समझ सकते हो कि इसके फेस का कितना पोर्शन ऑक्युपाई हुआ एक एटम का, 1/2। कितने फेस है इसके, 6। कितने फेस है 6। यानी कि कुल कितना हुआ 3। यानी 3 एटम इसके फेस पे ऑक्युपाई किए और एक एटम इसके कॉर्नर पे। यानी इसमें टोटल एटम कितने एडजस्ट हुए फेस सेंटर्ड में, कुल 1 और 3, यानी कुल कितने हुए 4 एटम। कितने हुए 4 एटम्स। हो गया। अब तीसरा भी यही लगे हाथ, देख लीजिए आप। तीसरा जो है उसे क्या कहते हैं आप, तीसरे को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड क्या हुआ, बॉडी सेंटर के लिए देख लीजिए, यह एक क्यूब है, यह एक क्यूब आपका हुआ, ये क्यूब हुआ। अब इस क्यूब में एटम को एडजस्ट कीजिए, पहले तो कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे एटम हो गए, सभी कॉर्नर पे। अब बॉडी क्या कहलाती है क्यूब की, बॉडी को आप देखिए। अब बॉडी में जैसे ये क्यूब है, अब इस क्यूब में देखिए इसका ये वाला कॉर्नर और इसका ये वाला कॉर्नर, यानी जैसे आपका कमरा है तो इस कमरे में ये नीचे वाला, आप कमरे में कहीं अगर आप बीच में खड़े हो जाइए तो एक साइड का जो कॉर्नर हुआ नीचे वाला कॉर्नर और दूसरे साइड का ऊपर वाला कॉर्नर पकड़िए, तो इसके बीच का जो डायगोनल बनेगा उसके बीच वाला पोर्शन तो आपके कमरे का सेंटर कहलाया। पूरे कमरे को अगर आप बॉडी मान लीजिए, पूरे कमरे को अगर आप बॉडी मानिए, तो बॉडी का सेंटर जो होगा वो कमरे में कहीं बीच में ही तो आएगा। अब वो कौन सा बीच वाला सेंटर पोर्शन होगा उसको उसको समझने के लिए हमको जानने का सबसे आसान तरीका है कि कमरे के नीचे वाले का डायगोनल और फिर छत वाले का, यानी दोनों से मिला लीजिए, फिर या तो इस साइड से मिला लीजिए, किसी भी साइड से मिलाइएगा तो सेंटर उसका बीच में ही आएगा, तो वह क्या कहलाएगी, उस बॉडी वो बॉडी सेंटर कहलाएगा। यानी कि एटम जो होगा यहां से लेकर के, अगर यहां से उठाओ आप, यहां से उठाओ तो इसके बीच का यहाँ ये वाला और इसका ये वाला पोर्शन ये यहीं कहीं आएगा बॉडी। ठीक, बॉडी को समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता देता हूं। आप कमरे में बैठ जाइएगा, आप कमरे में हैं, अब कमरे में अगर आप हैं तो कमरा को अगर आप बॉडी एक मान लीजिए तो उसका सेंटर आपको पता करना है, तो कैसे सेंटर पता करोगे, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल तो है नहीं कि इस दोनों साइड का नाप करके उसको मेजर कर लिए, मेजर करके आधा कर लिए, सेंटर मिल गया। देयर इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होगा। आप कैसे देखेंगे उसको कि बीच वाला एक कॉर्नर और दूसरे साइड का, तो बॉडी सेंटर में ये एक एटम बॉडी में हो गया,
बॉडी में, और कॉर्नर पे तो एटम है ही है, तो कॉर्नर वाले कैसे आप निकालेंगे? कॉर्नर वाले कितने? 8 कॉर्नर, 1 कॉर्नर पे एक एटम का कितना पाई? 1/8, ये कितना हुआ? 1। और बॉडी में कितना गया? 1। बॉडी में 1 एटम, तो इसका भी 1 हुआ, कुल मिला के कितना आया? 2। यानी इसके बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 2 एटम इसमें एडजस्ट होते हैं, 2 एटम एडजस्ट होते हैं। अब चौथा जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल है वो इंड सेंटर है। क्या है? इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर, यही मैं चौथे को दिखा देता हूं, 4 को मैं यही दिखा देता हूं। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको देखिए। चलिए इंड सेंटर और एक स्पेशल टाइप का है, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए जो है